घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के जरिए रखी मन की बात, स्वदेशी और कौशल विकास पर दिया जोर। विपक्ष ने लिया आड़े हाथ, कहा भाषणबाजी नहीं, काम भी करके दिखाएं मोदी। और संघ प्रमुख के विजयादशमी भाषण के दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण से भड़का विपक्ष। पीएम ने कहा प्रासंगिक है भागवत की बातें। दो अहम मुद्दे जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। एक, प्रधानमंत्री ने जो आकाशवाणी से अपने मन की बात रखी। मन की बात में उन्होंने कई बातों पे जोर दिया है और उसको हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। ये आकाशवाणी है। अब आप पीएम मोदी के मन की बात सुनिए। प्रातः 11 बजे का होगा तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। आज जो विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, ये विजयादशमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का पर्व है। अरसे बाद देश के सबसे बड़े नेता ने रेडियो को अपना जरिया बनाने की पहल की। मोदी सेल्फी के जमाने के पीएम हैं, ट्विटर पर टाइमली ट्वीट करते हैं। फेसबुक की दुनिया में भी मोदी के चाहने वालों की तादाद लाखों में है। लेकिन लोगों से जुड़ने और लगातार जुड़े रहने की चाहत मोदी को रेडियो पर ले आई। रेडियो से राजनेताओं का ये जुड़ाव नया नहीं है। इतिहास को अगर खंगालें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री की आवाज भी रेडियो पर कई बार गूंजी थी। साल 1930 में महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र रेडियो पर ही सुनाई दिया। आजादी का ऐलान भी रेडियो के ही जरिए किया गया। But very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यहाँ तक कि देश में इमरजेंसी का ऐलान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीधे ऑल इंडिया रेडियो से ही किया था। लेकिन उसके बाद तो तारों के जरिए बनाए ताना बाना तार तार हो गया। राजनीति और रेडियो का रिश्ता टूट गया। अब मानो उसी टूटे सिलसिले को जोड़ने और रेडियो के जरिए देश से जुड़ने की पहल की है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी के हाल ही में अमेरिका से लौटने के बाद रेडियो पर उनके मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हर हफ्ते रेडियो पर भाषण देते हैं, जिसके बाद प्रमुख विपक्षी दल के किसी नेता की प्रतिक्रिया प्रसारित की जाती है। ओबामा से पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति साधन के जरिए को साध चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने साल 1962 में फायरसाइड के नाम से एक सीरीज शुरू की थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर था और इस युद्ध ने अमेरिका की कमर तोड़ दी थी। अमेरिका निराशा में डूबा हुआ था। उस दौर में रूजवेल्ट ने रेडियो की पावर को पहचाना और अमेरिका के ऊपर इसका असर भी हुआ। रूजवेल्ट की विरासत को साल 1982 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने संभाला और छोटे छोटे लेकिन अहम मुद्दों पर जनता से बातचीत करनी शुरू की। अब पीएम मोदी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो रेडियो के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। प्रधानमंत्री की आकाशवाणी मन की बात। सबसे पहले फटाफट बिल्कुल 30 सेकंड से 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट में सुनील चोपड़ा जी, इस मन की बात को रेडियो के जरिए कैसे देखेंगे आप? ये मन की बात तो तकनीक है ये जी, और जब हमारे पास तकनीक है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जनता तक पहुंचने की तकनीक नहीं इस्तेमाल करेगा तो जनता तक पहुंचेगा कैसे? और मेरी एक और समझ है कि जब प्रधानमंत्री अपने जनता तक बात पहुंचाएगा तो लोगों का ये सवाल पूछने का हक बन जाता है कि भाई आपने किया क्या है। तो ये अच्छी बात है, आप अपनी बात कहो,
जनता पूछेगी आपने किया क्या। रमेश जी, बीजेपी के नेता हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? एक तो ये रेडियो का जहां 1923 से इसका अंग्रेजों के ज़माना से शुभारंभ हुआ और इसका 1927 में विस्तार रूप हुआ। 1936 में इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और इतना ही नहीं, 1991 में इसको एक एक्ट बना और एक्ट प्रसार भारती और इसे आकाशवाणी के नाम से जाना गया। एक जनमानस के बीच में जहाँ तक अब तक जो कहते हैं कि जो दूरी है लोगों के बीच की, आम आदमी के बीच की, उस दूरी को जहाँ तक सोशल मीडिया इस समय जो देश में जो चर्चित माननीय मोदी जी के कारण हुआ है और जो देश की चहुमुखी विकास कैसे के स्वरूप में बने और फेस टू फेस एक चर्चा का स्वरूप बने और बहुत अच्छा कदम है। और इस पर टीका टिप्पणी करना तो इसलिए औचित्यपूर्ण नहीं है, कोई चूंकि पूर्ववत रहा है, लेकिन उस मरी हुई आयाम को पुनः जागृत करने का एक स्वरूप संजोया है। एक मोदी जी की अच्छी सोच है। चलिए मिथिलेश जी, आज की जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया जो है, खास करके जो हर जगह अवेलेबल नहीं हुई है, चाहे वह बिजली के अभाव से या जैसे भी हो, गांव के आज भी लोग जो गांव है, गांव में आज भी लोग रेडियो पर ही अपना प्रसारण सुनते हैं जी। और विचार अच्छी बातें हैं। रेडियो का जो प्रसार आप क्या करने जा रहे हैं देश में, कैसा वातावरण आप तैयार कर रहे हैं, क्या माहौल बन रही है, इसका सीधा प्रसारण अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी सोच है। लेकिन एक चीज और हम इसमें देख रहे हैं कि जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली जो है इनका काम करने का, उस पर कहीं न कहीं थोड़ा सा उस पर भेद उत्पन्न होता है। लगता है कि कहीं न कहीं लोगों की जो है मानसिकता एक मतलब उसको कहा जाए कि उसे अपनी विचार से, जैसे अब तक के जो इनकी विचारें रही है, जो बातें हुई है, वो बात कहीं न कहीं जो है लोगों को आज भी इतनी लंबे समय, मतलब 100 कुछ दिनों की सरकार में अब तक इनकी कोई सफलताएं नहीं हो पाई है। जनता उससे, चलिए सफलता असफलता पे अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो बात आज की है, उपेंद्र जी, इस पूरे मन की बात रखने की बात है एक तरफ, और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि रेडियो को उन्होंने माध्यम बनाया। अभी देखिए, विजयादशमी हो या होली हो या दिवाली हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो संदेश भेजते रहते हैं, बधाई संदेश, शुभकामना संदेश विज्ञापनों के द्वारा दूसरे तरीकों से भेजते हैं। तो इन्होंने एक तरीका अपना लिया कि हम ऑल इंडिया रेडियो से सीधे बात करके, जो काम पब्लिसिटी के द्वारा हुआ करता था, शायद आज भी हुआ होगा, इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम सीधे अपनी जो 2 लाइन का होता था कि आपका विजयादशमी की शुभकामना हो, मंगलमय हो, तो उन्होंने 15 मिनट का एक कम्युनिकेट, सीधे संवाद स्थापित करके किया। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बाकी है कि आप कह सकते हैं कि उसका डायमेंशन बदल गया हो जी। 2 लाइन, 2 लाइनर, 3 लाइनर सूत्रवाक्य के द्वारा जो होता था, उन्होंने 15 मिनट का एक उन्होंने भाषण ही दे दिया, लोगों से संवाद स्थापित किया। तो एक नई चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी हैं जो नया इनोवेशन कर रहे हैं, पुरानी चीज़ को ही नए तरीके से पेश कर रहे हैं जी। तो अभी बहुत सारा उन्होंने किया, हमें लगता है आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं होते हुए भी मतलब नया इनोवेशन आप कह सकते हैं। चलिए पुष्पन जी, देखिए, मैं समझता हूं कि इस भाषण में जो भी आज उन्होंने कहा है, लोगों से जो बातें अपनी शेयर की हैं, इसमें 2 चीज़ें बड़ी बारीकी से सबको देखनी चाहिए। और आगे भी अगर वो बोलते हैं तो मैं समझता हूँ तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम पार्टियों को और देश के लोगों को उन पर कड़ी निगाह रखनी होगी। क्या नरेंद्र मोदी इस मन की बात के बहाने जनता को खास किस्म की कोई चीज़ खरीदने के लिए, उसका बहिष्कार करने के लिए, क्या अपनी राजनीतिक दल की विचारधारा को थोपने के लिए, कहीं लाभ लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल खड़ा होता है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री इस देश के हित में क्या है, और जो बहुत सारी चीजें जो उनके प्लान चल रहे हैं उसके लिए वो कम्युनिकेशन का ये माध्यम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूं इस पे किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। आज भी जो कुछ उन्होंने बातें कही हैं
उसमें तमाम बातों के अलावा एक बात जो वो बार बार कह रहे हैं कि इस देश के अंदर रहने वाले आदमी के अंदर क्षमता है, वो अपनी क्षमता को खो गया है, वो अपनी ताकत को भूल गया है। उस ताकत को जगाने के लिए इंस्पायरिंग अगर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कुछ एग्जाम्पल के साथ में उसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे सस्ता, इससे सुलभ इस देश की जनता को जगाने के लिए कोई और माध्यम नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने उसको चुना है। आप सब जानते हैं कि इस देश में टीवी की रीच जो है बड़े कम लोगों तक है, बिजली बहुत कम लोगों तक है। आज भी रेडियो ट्रांजिस्टर के माध्यम से देश भर के अंदर लोग जो हैं चलते फिरते सुन सकते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि उनकी बात का असर उस आदमी तक होगा जहां तक वो कहना चाहते हैं। बाकी अगर इस सब चीजों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है, चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, कोई डबल मीनिंग मैसेज दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं राजनीतिक दलों के अलावा सबको क्रिटिसाइज करने का हक है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है, एक तो उन बातों के क्या मायने हैं और इन बातों से क्या असर होने वाला है, किस तरह का असर होने वाला है, क्या क्या इसके असर होने वाले हैं, तमाम चीजों पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की आकाशवाणी के जरिए जो उन्होंने मन की बात रखी है, और जो दूसरा राउंड जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस मन की बात में सबसे अहम बात क्या है रमेश जी आपके हिसाब से? क्या तमाम बातें अहम हैं, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह कि जिन पहलुओं को, जनमानस के पहलुओं को और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस धरातल पर जानने पहचानने का काम किया। स्वच्छता अभियान जो है वो किसी शहरी या किसी एक पढ़े लिखे उससे नहीं है, देश के हर जनमानस के लिए है। और ये मन की बात को अपना उसका राजनीतिकरण करने का कोई औचित्य वो नहीं है। राजनीतिकरण तो लेकिन उन्होंने कहा भी, स्वयं भी कहा है कि लोग इस पर भी जो है मेरे आज के इस कार्यक्रम के बाद इस पर राजनीति भी स्वरूप आलोचना रहेगी। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि जो 500 से ऊपर ट्रांसमीटर था, 4 से 13 रेडियो और उसका एफएम का जो पार्ट था, जो उसको भी विस्तार प्रसार भारती और सारा जो उस रूप में आज उसकी तरफ ध्यान दिया गया है, और जो वही हमारी बुनियाद थी जो रजवाड़े और निजाम के द्वारा शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने 1 घंटे मनोरंजन प्लस उस देश के उसको कोने कोने से किया था, उस जो व्यवस्था को जिस हालत में, चूंकि मैं भी उस अंदर कड़ी की मेरे को भी थोड़ी बहुत जानकारी है, उसका विस्तार होना। और वही असली चीज थी कि गांव में आज भी, जैसा कि मित्रेश जी कह रहे थे, बिजली नहीं है और वो सिस्टम नहीं है। छोटे छोटे अपना रेडियो ट्रांजिस्टर के मुताबिक लोग आवाज को सुनना पसंद करते थे। और जो स्वच्छता अभियान जो आज मन से जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो क्लीन इंडिया, उनका जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस अभियान को उन्होंने बिल्कुल और बूस्ट करने के लिए मन की बात से लोगों से जोड़ के लोगों तक ये बात पहुंचाने, आम आदमी तक जाएगा और उस दूरी को खत्म करेगा, उस अंतर को भी खत्म करेगा कि कोई जरूरत उस नीचे धरातल से है। और उन्होंने बार बार कहा है जिस समाज के प्रति हम लोगों की सोच विपरीत थी, जिस समाज के प्रति ये सोच रखा था कि ये समाज का ही कार्यक्रम है, ये समाज का ही दायित्व है, इस दायित्व को मिलकर के निर्वहन करें, हम समानता का व्यवहार लाएं, हम भाईचारे का लाएं, हम विकास का स्वरूप सजोएं। तो ये सारे स्वरूप को सजोने के लिए मन की बात कहने का मतलब है देश को मन के आयाम, जो कार्यशैली है, जो करने जा रहे हैं, उसको जनमानस तक पहुंचना आवश्यक है, जो नहीं था। ठीक है सुनील जी, जो पूरा कंटेंट था, उस कंटेंट के जो उनके भाषण का पूरा सारांश, मुख्य चीज जो कंटेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मेरी समझ है कि जब एक देश की सरकार होती है उसका भी कुछ दायित्व होता है। आप प्रधानमंत्री इसलिए नहीं चुने गए कि आप लोगों को फूंक देते रहिए कि आप ये करो, आप वो करो। मैंने तो वो टेलीविजन में देखा है, राजपथ में कितना बुरा हाल था उस सफाई अभियान के कार्यक्रम के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये अच्छी बात है कि लोगों को हम फूंक दें और लोगों को ये अधिकार दें कि आप सोचो, कि आपका भी स्वाभिमान है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन
ये कहना कि ये सरकार की ड्यूटी नहीं है तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़े हैं? जब सरकार की कोई जरूरत नहीं है तो सरकार रखी किस लिए है? मुंह दिखाने के लिए। तो मैं मानता हूं ये गैर जिम्मेदारी है। नहीं, सरकार, उन्होंने ये नहीं कहा सरकार की ड्यूटी नहीं है। सरकार की ड्यूटी पहली होती है, उसके बाद लोगों की ड्यूटी होती है। सरकार की ड्यूटी होती है राह दिखाना। चोपड़ा जी शब्दों राह दिखानी। चोपड़ा जी शब्दों को तोड़ने का काम कर रहे मैं हो। राह देखना चाहता हूं सरकारी अफसरों के, पुलिस के और इन लोगों के परिवर्तन में। वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। तो आप एक पहली चीज तो नहीं दिलीप जी, पहली चीज तो मुझे आश्चर्य की बात है, उन्होंने ये नहीं कहा ये सरकार का ही अगुवा बनकर के प्रथम कदम था। उन्होंने ये कहा था कि ये सोचना कि सरकार ही का दायित्व है, ये 1.25 करोड़ लोगों का सबका दायित्व है। हम लोग एक कदम बढ़ें, आप लोग 1.25 कदम बढ़ें, और उसमें ये सब चीजें सोचना एक दिन में चीज नहीं। आज जो पिछला दौर, और एक और भी चीज आश्चर्य बात, उन्होंने किसी सरकार, पिछले संगठन, पिछले जो है कांग्रेस, सेवा दल, सभी का उच्चारण किया, किसी की टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे? काम मनमोहन सिंह का ही कर रहे हैं, बजट भी मनमोहन सिंह की। चलिए अलग से आते हैं। अब इसको लेफ्ट राइट में ले जाने का काम आपके पास आते हैं। यही है। आपको क्या लगा सबसे जो महत्वपूर्ण बातें इस मन की बात में थी? कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, कौन सी अहम बातें थी, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी अहमियत तमाम लोग, देश के लिए भी है, लोगों के लिए भी है? देखिए, जो अभियान उन्होंने कल परसों शुरू किया है 2 अक्टूबर को, उस अभियान को टेलीविजन ने दिखाया, कई सारी चीजें आ गई, लोगों की प्रतिक्रिया भी आ गई। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री ने इधर भाषण दिया और उधर शाम को जो है पूरा देश सुधर जाना चाहिए, लिहाजा तत्काल लोगों की प्रतिक्रिया भी होती है। और मेरा मानना यह है कि आप कम्युनिकेशन का हर वो मीन्स इस्तेमाल करें। ये सरकार ने, और कोई भी दुनिया की सरकार ये नहीं कह सकती कि हम आ गए हैं, अब हम विकास का काम जो है वो हमारा नहीं है, जन आंदोलन का काम है। आपकी भागीदारी जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि म्युनिसिपैलिटीज को बंद कर देना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को बंद कर देना चाहिए, उनको नौकरी से हटा देना चाहिए, स्कूल के बच्चों को सफाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक जो केयरलेसनेस है, जो एटीट्यूड में हमारे है कि हम लोग सड़क पे चलते हैं, कार में चलते हैं, कुछ भी खाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि आपने केला फेंका और दूसरे बाहर जो एक विदेशी आदमी था उसके ऊपर गिर गया। ये तमाम सारी चीजें हमारे अंदर पिछले एक लंबे समय से आ गई हैं। और ऐसा नहीं है, इसी देश के कुछ हिस्सों में जहां ज्यादा जागरूक लोग हैं वहां चीजें हैं भी ठीक भी हैं। उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं वो। मुझे लगता है कि आज भी उन्होंने अपने रेडियो के उसमें यही बात कही, और उसके बाद में उन्होंने एक और कहानी सुनाई जो विवेकानंद के माध्यम से कही है। कि विवेकानंद की जो कहानी थी कि एक शेर था और शेरनी की वो बच्चों के साथ जा रही थी और वहां सामने भेड़ों का एक झुंड आ गया, उसको शिकार करने का। आपको हम ये जो उन्होंने कहा है वो दिखाते हैं, आपको उस अंश को दिखाते हैं। शक्ति को भूल चुके हैं। विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे, शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई, एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, और वो शेर भेड़ के पीछे ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था वो अब बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया, तो इसके पास गया, तो उसको कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो कहा, नहीं मैं तो भेड़ हूं, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूं, बड़ा हूं, इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरी आवाज देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूं तुम कौन हो। उसको एक कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा,
उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। उसके भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो विजयी होंगे, सफल होंगे, और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। मुझे लगता है हमारे 125 करोड़ देशवासी भी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। हम भी बहुत विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। उपेंद्र जी, ये हमें लग रहा है कि ये एक तरह का जी रिनेसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिनेसा, हाँ, पुनर्जागरण। इनको लगता है कि ये भी भारत के लोग हैं, अपने सामर्थ्य को नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह से भेड़ और शेर की जो उन्होंने कहानी कही है जी, तो उसमें ये संदेश छिपा हुआ कि ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोगों का जो अपना आत्मबल है, जो अपनी ताकत है, उसका ये लोग पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश की जो है, लेकिन हम लोग को भेड़ समझ रहे हैं जी। ये हमें लगता है लोगों को दिखला रहे हैं कि तुम लोग भेड़ नहीं हो, तुम लोग शेर हो। ये उनकी कोशिश है। और आप देखिए कि वास्तव में इंडिया के लिए, हम लोग के लिए शर्म की बात है कि अभी एशियाड हो रहा है, पदक तालिका में हम 8वें स्थान पर हैं। थाईलैंड हमसे ऊपर है, ईरान हमसे ऊपर है, बिल्कुल, कजाकिस्तान हमसे ऊपर है, चीन तो खैर नंबर 1 पर है। उसकी जो टैली है 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल की टैली है, 112-13 से ऊपर था, और भारत का 11 हुआ है अभी। तो जो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताएं होती है तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस इतना खराब होता है। तो वो ये सोचने की बात है कि भाई हमारा जो पोटेंशियल, हमारी ये स्थिति क्यों है ऐसी? 125 करोड़ जी, तो 125 करोड़ लोगों का जो है वो कुचला हुआ हौसला है। हमें लगता है कि उसको फिर से चाहते हैं कि ये हौसला बुलंदी का इनमें आए, और इसकी एक कोशिश कर रही। तो आज जो इनका पूरा का पूरा जो थ्रस्ट था 15 मिनट का, उसमें यही कहा कि भाई आप भेड़ नहीं हैं, आप शेर हैं, आप शेर हैं, आप उठिए, अपनी ताकत को पहचानिए और फिर काम करें। हाँ, तो ये इनकी कोशिश है कि एक नए किस्म का लोगों में आत्मबल आए, चलिए एक पुनर्जागरण आए, एक रिनेसा आए। आप रिनेसा और पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, ये अहम बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के जरिए जो उन्होंने मन की बात रखी और जिन बातों पे उन्होंने जोर दिया, मिथिलेश जी जो बात वो कह रहे हैं, आपको लगता है उन बातों में बहुत दम है? वाकई वो देशवासियों के मन में एक नई तरह के ऊर्जा का संचार कर सकता है? उनको लगता है, उनको आत्मविश्वास, उनको भरोसा, उनके अपने आप पर भरोसा करने की आवश्यकता है? देखिए, हमारे एक देश के प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने जो यह गाइडलाइन एक उदाहरण देकर के विवेकानंद जी का जो लोगों को बताने का एक जो शुरुआत किया है जी, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, हम इसको सराहना करते हैं। लेकिन जी दूसरी साइड जरूर बताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द ध्यान रखिए जी, आज जी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, लेकिन ये गाइडलाइन जो है आज नागपुर से चल रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। सही है, हम बोलते कुछ तो आपको नागपुर से गाइडलाइन बात अच्छी लगी आपको? हम बोल रहे हैं कुछ मिथिलेश जी, नहीं, हम बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और। मिथिलेश जी, रेडियो के आज के भाषण में क्या कहा? एक मिनट, मिथिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बातें अच्छी है,
लेकिन ये नागपुर से प्रेषित है। इसका भी क्या तो मतलब यानी है? बातें अच्छी है, नागपुर से अगर अच्छी बात आए तो उसको नहीं मानना उसको भी चाहिए। नहीं क्या मानना कह रहे हैं आप? नागपुर से आ आप रही है। कहना क्या कहना चाहते चाह रहा हैं? हूं। मैं दारुल कहना उलूम चाह से रहा आएगी हूं तो ये कि मानेंगे। अगर आपकी नहीं, जो नहीं, अगर कहीं से भी अच्छी बातें आए, चाहे वो अजय नागपुर भवन से से आए, आपके चाहे चेहरा जो है वो साफ सुथरा तो लगता है, लेकिन अंदर का जो चेहरा है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ अंदर तक गड़बड़ी पहुंच है। गए, अंतर्यामी हो गए ये। नीतीश का अंदर का चेहरा अच्छा है, ये पूरे देश को पता है। ये इनको पता है कि कहते हैं कि अंदर क्या है बाहर क्या है, ये तो अंतर्यामी हो गए हैं। पुष्पेंद्र जी, आप जो है बोलते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अरे क्या आज के भाषण में उसने क्या ऐसी बात कही है? भाषण में जो और क्या कुछ हो गया भाई? भाषण में जो इससे तो उन्होंने लगता कहा है आप अच्छी पूरे बातें कहा है, तरीके से मैं उसको सराहना मित्रेश कर रहा हूं। जी, इतने मित्रेश जी, नकारात्मक हो चुके हैं आप, मैं तो अच्छी बात आपको को बता अच्छी दूं, कहने का भी ये- आपके अंदर अपना भाव खो चुके हैं। इसी को तो वो जगा रहा है कि आप जैसे लोग नकारात्मक लोग जो है वो सकारात्मक हो जाए। आपकी नकारात्मकता खत्म नहीं हमें है। आज में एक ही जरूरत क्या है कि एक जानकारी काम आज इस और अपने देश बल में में है हम। नहीं, आज चाइना के इसलिए- अंदर गुलाम बनाने पे लगे, आप ये चाहते हैं? आज इस देश में एक एक मिनट मित्रेश कहावत जी, है। मेरी बात आज इस सुनिएगा। देश में 65 साल के ऐसा है लेकिन अभी 100 दिशा दिन में इस निर्देश देश जो में, है इस देश में- नागपुर से नहीं, चोला हम पहन लेते हैं। अरे आप चोला लेकिन छोड़िए, आप किसकी वो टोपी चोला- लगाए घूम रहे हैं? अरे आपका तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कह रहा है कि मैं तो टोपी लगा के घूमूंगा वोट लेने के लिए, जहां टोपी की जरूरत नहीं होगी उतार के तिलक लगा लूंगा। मिला उसको क्या? सवाल यह है कि आप भी तो चोगे पहन रहे हैं, आप भी तो इसी काम के लिए पहन रहे हैं, कम से कम वो चोगा तो नहीं पहन रहा। आज जो है कपड़ा हमारे जो है आवरण जो है कुछ और झलकता है। उन्होंने खादी के लिए कहा है। खादी मिथिलेश की जी। बात की, लेकिन लेकिन किसी जी, बात को नहीं वो मानेंगे कपड़ा- भाई। कपड़ा के अंदर कुछ और विचार मित्रेश जी मेरी भी तो सुन खादी- लीजिएगा। खादी के अंदर क्या दिलीप जी, विचार था उनका? दिलीप जी, एक मिनट, ऐसा है आपको दो योजना सामने आई हैं, एक तो जनधन योजना और एक स्वच्छ भारत की योजना। आपको ये जानकारी दे दूं, नागपुर से डायरेक्शन नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व है देश के नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस लोगों के लिए भी जनमानस से कहा कि लोगों का किस स्टाइल का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जनधन योजना के मामले में क्या नाम होना चाहिए, क्या रूप होना चाहिए, प्रतियोगिताएं कराई, प्रतियोगिता पर जीतने वालों को पुरस्कार दिया। एकमात्र देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो हर कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में क्या शब्दावली हो, क्या इसका सिस्टम हो, और वो जो है आह्वान करते हैं, नाम बोझो, उसका नक्शा भेजो और ऐसे व्यक्ति को दिशा निर्देश कहें। अगर वहां से भी मिलता है लेकिन जनमानस के साथ लेकर के चलते हैं मोदी, और वही है रेडियो का भी जो वहां तक पहुंचने का कारण है, जी। सीधा सीधा है। लेकिन उन्होंने दोनों काम किए जी। एक तरफ दिशा निर्देश रेडियो पे उन्होंने अपना दिया और टेलीविजन पे नागपुर का। तो बात यह है उन्होंने लोगों देश को का हिस्सा कहा, है नागपुर मेरी साहब। बात सुन लो, देश का और हिस्सा है नागपुर नागपुर को भी सुन लो। जी। और मेरा ये कहना है जब ये दोनों चीजें हम सुनेंगे तो उनका वही हाल होगा जैसे रामलीला में होगा। खत्म होते हुए रावण कहता है होगा। जय श्री राम। होगा। मैं वही कह रहा हूं चलिए, सुमित जी, चलिए। जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी का रेडियो का भाषण या वो और लगातार भाषण दे रहे हैं और लोग इससे ऊब जाएंगे, लोगों को जमीनी हकीकत कुछ और लगेगी तो वो सुनना नहीं पसंद करेंगे। ये वक्त आने तो ये दीजिए। बुराई नहीं है। आप तो चलिए। पहले से ही फोरकास्ट कर दे रहे हैं, ऐसा होगा। चलिए, हम होगा, फोरकास्ट हमको पता इसलिए चलेगा। कर रहे हैं नहीं, कि नहीं, हमें मत मालूम करिए, है कि आप क्या भविष्य होगा। वक्ता नहीं है। अगर आप आपको भविष्य वक्ता आपको होते, मालूम ही तो होता आपको तो पता पहले चल तो जाता अपनी कि हालत किस का पार्टी नजराना सफाया हो देखते। गया है। पुष्पेंद्र जी, नहीं, अगर इनको चलिए। मालूम होता तो पहले अपनी हालत को वही जाना मैं जाता कह रहा हूं, क्या है, कि उसे पता देखते चल हैं जाता आप कि लोग कहां पहुंच गए। दूसरों का कि टिप्पणी 10 करना कहां छोड़ से दो। है। मनमोहन सिंह का 2 इलेक्शन आपसे पहले बिना चुने जीता हुआ था। सुनील चोपड़ा जी, तो ये नहीं, कोई नहीं, बात जी, मोदी ने एक नहीं बात, की है, जी, इलेक्शन जीत अब के। तक के मोदी जी की जो कथनी रही है जी, और जो सामने करनी झलक रहा है, जनता को जिन्होंने जितना है इन लोगों ने कहा है, इन्होंने क्या वो हो रहा है? एक आध काम का भी तो नाम बताइए। नीतीश कुमार ने जो कहा वो बताइए हो रहा है। आज जो ये है बता दो जनधन नीतीश कुमार योजना ने की क्या बात करा? करते हैं। इसने तो बांटने के अलावा बहस नीतीश कुमार पे नहीं हो रही है। पुष्पेंद्र जी जरा एक बार उपेंद्र जी के पास चलते हैं। जी। उपेंद्र जी, दो अहम सवाल है। एक जो बात सुनीत जी और मिथिलेश जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, हाँ, अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो कौन? लेकिन है इसके पीछे क्या तथ्य, इसके पीछे क्या सत्य है? राजनीतिक लेकिन नौकरी है, ये दोनों लेकिन लेके बैठे विरोधी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो विपक्षी पार्टियां आप कह सकते आप ये कहते हैं कि सिर्फ विपक्षी पार्टी के नाते ये हैं। तो दोनों अपना अपना या जो उसमें धर्म तथ्य भी है जो बात कह रहे हैं? ये दोनों अपना धर्म निभा रहे तथ्य तो हैं है। कि उपेंद्र जी, जी इन दोनों को अपने पार्टी के नेताओं के सामने भी अकाउंटेबल होना पड़ता है,
उनको उनके प्रति भी इनकी जवाबदेही है, अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेही है, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति जवाबदेही। खाद्य सुरक्षा कानून 4 जुलाई को लागू होना चाहिए था, आज तक लागू नहीं हुआ। रेल की कीमत सुनील जी उनको बोलने दो, कोई सुन नहीं रहा है आपको, लेकिन आप जो है लगातार अपना बैंड बजाए हुए हैं। एक पत्रकार के रूप में कम से कम मुझको तो कोई एतराज नहीं है, ये दोनों कर रहे हैं जो सही है। नहीं, लेकिन जो मिथिलेश जी का ऐतराज है या जो सुनील जी का ऐतराज है वो कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध कर रहे हैं? हाँ, ये लोग विरोधी होने के नाते ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी विरोध करने के लिए उसमें कुछ तथ्य नहीं है, कुछ तथ्य तो नहीं है, कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून 4 जुलाई से लागू होना चाहिए था। शेर के बच्चे को आप रोटी तक तो दोगे नहीं, फूक डाल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं है। जनधन योजना जो आया उसमें करोड़ों लोगों ने पैसे जो अकाउंट खोला है, उसका फायदा हो रहा है। मतलब लोगों के पास पैसे थे लेकिन रखने के लिए अकाउंट नहीं था। 15,000 करोड़ रुपया बैंकों में आ गया। आप अंदाज लगा लीजिए कि किसको मिलेगा। चिंता मत करिएगा, 26 जनवरी का इंतजार करिएगा, 26 जनवरी का इंतजार करिएगा। ये भी आपको जो है देश के सामने बहुत कुछ आ गया है। कम हुई है WPI के हिसाब से, आप देखिए तो महंगाई ऐसी कोई चीज वो पैमाने हमारे नहीं है, बढ़ने की दर कम हुई है, तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। ठेकेदारी प्रथा या बिचौलिया प्रथा 100 दिन में चाहते हैं कि 100 साल का जो पूरा गंदगी उन्होंने फैलाई है ये सही हो जाए। पिछड़िया पर भी असर पड़ रहा है। हम कहते हैं 100 दिन में इतना तो कीजिए जो पार्लियामेंट ने आपके हाथ में दिया है। खाद्य सुरक्षा कानून, आपकी दुकान बंद हो गई, आप चिल्लाते रहिए सुरक्षा कानून। आप भी चिल्ला रहे हैं, जब आप चिल्लाएंगे तो मैं भी चिल्लाऊंगा। सुन नहीं रहा, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए चिल्ला रहे हैं। वो कहा था, फलाना कहा था, कुछ है छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। पत्रकार के रूप में मैं इस खाद्य सुरक्षा कानून का पहले ही से विरोधी था। स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की आकाशवाणी के जरिए जो मन की बात रखी है, और साथ ही साथ विजयादशमी के अवसर पर जो नागपुर से संघ प्रमुख के भाषण को दूरदर्शन पर लाइव किया, जिस पे विपक्ष ने सवाल उठाया है। लेकिन आपको हम पहले बता दें कि एक खबर है पटना से, गांधी मैदान में दशहरा के मौके पे वहाँ पे लोग जमा हुए थे, लाखों की तादाद में लोग थे। वहाँ भगदड़ मचने से अभी तक जो खबर आ रही है कि काफ़ी लोग, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे हैं, उनकी मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। गृह सचिव की तरफ से भी पुष्टि की गई है। अभी और भी आपको हम जो खबर अगर कुछ विशेष इसके ज़्यादा आते तो हम उस पर चर्चा भी करेंगे और आपको हम अपडेट भी देंगे। लेकिन फिलहाल जो हम एक और सवाल है हमारे साथ, संघ प्रमुख के बयान को लेके जो वहाँ पे जो उन्होंने भाषण दिया, माफ़ी चाहता हूँ, जो भाषण दिया नागपुर में, उसको लाइव किया गया दूरदर्शन पे। दूरदर्शन की तरफ से कहा गया कि ये खबरों के हिसाब से उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संघ प्रमुख की बातें हैं वो प्रासंगिक बातें हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि इस पे विपक्ष, सबसे पहले दिखाते हैं मोहन भागवत ने क्या कहा, कुछ अंश उनके भाषण का दिखाते हैं जो उन्होंने मोदी पे कहा। क्या कहा? समाज ने एक परिवर्तन लाने की ठानी और समाज ने जो चाहा उसको करके दिखाया, और इसलिए केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी सर्वदूर उत्साह है। अभी अपने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब वहां के भारतीय मूल के लोगों का जो उत्साह दिखा वो यही दिखाता है, एक नई आशा जगी है मन में। इन सब बातों के कारण एक विश्वास है, देश दुनिया में, देश में आत्मगौरव और दुनिया में भारत गौरव की वृद्धि हुई है। सारी विविधताओं का सम्मान है और स्वीकार है। भाषा, पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति, जीवन के बारे में तरह तरह के दृष्टिकोण, पूजा संप्रदाय, रहने की जगह, किस भूप्रदेश का कोई रहने वाला है,
खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब अलग अलग रहेंगे, क्योंकि उस एक की ऐसी इच्छा है कि मुझे अनेक होकर प्रकट होना है। सुनील चोपड़ा जी, वाम दलों ने भी इस पे सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? अगर कोई अच्छी बात कहीं पे जा रहा है, कोई चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे निजी चैनल ने भी दिखाया, लाइव किया, दूरदर्शन ने भी किया, आपको तो समझना है जी कि जैसे ही कश्मीर के जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो कहती हैं कि हम आजाद कश्मीर चाहते हैं, आरएसएस का जो नजरिया है, उन्होंने अभी तक हटाया नहीं, ये बात कहना कुछ नहीं है, उनका नजरिया है हिंदू राष्ट्र। मेरा ये कहना है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने जो तो अब वो उस बात को कहे ना, लेकिन उसके पीछे तो है। आपकी आपत्ति किस पे है? मेरी आपत्ति ये नहीं है कि इनको सुनाया गया है जी, क्योंकि जैसे आप कश्मीर के विघटनकारियों को सुनाते हैं, ऐसे विघटनकारी भी सुने जा सकते हैं, और हमें पूरी आजादी है सोचने की कि हम क्या करें इनके बारे में और इनके बारे में क्या सोचें। जी, मेरे को उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो मिथिलेश जी, देखिए अभी जो स्थिति है जी, ऐसा लगता है कि क्यों इस पे बवाल क्यों है, क्यों सवाल उठ रहा है? अगर कोई बातें नागपुर से अगर कोई चैनल कवर कर रही है, दूरदर्शन भी कवर कर, उसमें क्या दिक्कत है कवर करने पे? नहीं, लाइव दिखाने पे क्या दिक्कत है? कोई सवाल उठाने के पीछे मकसद क्या है? ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि मंशा जो लोगों की है जी, जो हमारे संविधान की जो रचयिता, हमारे संविधान की जो निर्माण हुई है जी, उस मूल्यों पर आज जो है चर्चाएं नहीं हो पा रही है। आज जो है कहीं न कहीं जो है संविधान को हट करके हमारी जो सोच बनते जा रही है जी, जो ये एक बहुत ही घातक और खतरनाक है। ठीक, आज कहीं न कहीं जो है आप ये नहीं बता रहे हैं क्यों सवाल कर रहे हैं। आप जो बातें उन्होंने कही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बातें प्रासंगिक है, आप उस पर नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, आप कोई पुख्ता बात नहीं बता रहे हैं कि क्यों इस पे सवाल अगर आप उठा रहे हैं उसके पीछे क्या मंशा है, क्या मकसद है, क्यों उठा रहे हैं? नहीं, तो आपको सामने आ जाएगा। नहीं, कब आएगा सामने? चलिए उपेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में हमें ब्रेक पे जाना है, हमें काफी ज्यादा हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम शब्दों में जरा उपेंद्र जी। देखिए, कोई भी घटना घटती है तो देखा जाता है कि मीडिया प्रोफेशनल देखता है उसका न्यूज वैल्यू है कि नहीं। अगर न्यूज वैल्यू रहता है तो उसे दिखलाता है जी। तो हमें लगता है कि ये न्यूज वैल्यू के आधार पर दिखाया गया है। तो भागवत का न्यूज वैल्यू जब आप रामदेव का दिखला सकते हैं, लाइव अन्ना का दिखला सकते हैं, केजरीवाल को दिखला सकते हैं, दिखलाने में क्या दिक्कत है? आपको याद होगा 2013 के 15 अगस्त पे नरेंद्र मोदी ने ललन कॉलेज से साइमल्टेनियसली जब प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश जाता है प्राची से, लाल किले से, उसके साथ ही उन्होंने उसके बाद बोलना शुरू किया और दूरदर्शन ने उसको लाइव दिखाया। और उसके बाद मनीष तिवारी ने चिट्ठी लिखी कि क्यों दिखाया। मेरा सवाल यह है कि अगर न्यूज वैल्यू उस वक्त थी तो मोहन बात क्यों की न्यूज वैल्यू थी इसलिए आप दिखा रहे थे, और दूरदर्शन पे दिखाने पे एतराज है या कंटेंट पे है? तो कंटेंट पे तो सवाल हो सकता है, बात हो सकती है। रमेश जी, बहुत कम शब्दों में 30 सेकंड, बहुत लोगों को 30 सेकंड में प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। 30 सेकंड में इस सवाल को लेके इस पे बवाल जो उठ रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, ये सारी चीज़ें ये स्वतंत्र एक स्वायत्त अपना ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन उसमें कहीं किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। और जिस देश के फंडामेंटल राइट्स, मिथिलेश जी कह रहे हैं कि संविधान, जिन लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले, एक विश्व में एक ही संगठन है, स्वयंसेवक संगठन, जो 1,56,000 प्रकल्प चलाकर राष्ट्रीय एकता की चिंता है, राष्ट्रीय भाईचारे की चिंता है, और जिसमें एकता का प्रतीक है, बाकी तो अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं। इसलिए के बारे में कहना बहुत धन्यवाद, गैर बुनियादी बातें हैं। गलत सूचना कौन करवाता है?